दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब NCF 2005। ठीक, तो समझेंगे प्रश्नों के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस लेसन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी जो NCF है 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। या ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये आपको बताना है। तो शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, इनको पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं एक एक करके। तो पहला है कि जो शिक्षक ज्ञान का स्रोत, मतलब शिक्षक जो है वो सिर्फ ज्ञान का ही स्रोत नहीं होता, वह एक ऐसा सुगम करता है फैसिलिटेटर जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक होता है। सेकंड है कि निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। थर्ड है कि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो तथा सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान रहे। फोर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता। फिफ्थ है कि प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशेषता एवं अनुभव को मान्यता। सिक्स है बच्चे के अनुसार शिक्षण गतिविधि आयोजन में दक्षता जिनसे सभी बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध हो। सेवेंथ है बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। एट्थ पॉइंट है कि तथ्यों अथवा सूचना को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता। नाइन्थ है कार्यानुभव की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बच्चे के व्यावहारिक अनुभव एवं अकादमिक ज्ञान का सामंजस्य करने में दक्षता। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो 10वां पॉइंट है, 10th नंबर है कि क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता। मतलब आप अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो किन आधारों पर करिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। 11th है कि बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता एवं अवलोकन, चिंतन, विश्लेषण तथा सृजित ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। 12th है कि शिक्षण विधा के साथ साथ सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विधाओं का प्रयोग करने में सक्षम। 13 है कि शैक्षिक नवाचार में अभिरुचि एवं क्षमता। 14 है स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखें। 15 है कि शैक्षिक नवाचार में अभिरुचि एवं क्षमता। 16 स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखें। तो यहाँ तक तो हो गया। पाठ्यक्रम को चलाएं और पूरा करें, निर्दिष्ट समयावधि में समूचा पाठ्यक्रम पूरा करें। हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए ज़रूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करें। मतलब अगर आप ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे को अतिरिक्त शिक्षण भी प्रदान करें। कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण कार्य में संलिप्त नहीं होगा और किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित या मानसिक उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। तो इसमें से आप 7 से 8 या 10 पॉइंट आराम से छोटे छोटे याद कर सकते हैं इस उत्तर को लिखने के लिए। बाकी इससे ज़्यादा आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में भाषा एवं गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ठीक, तो इनको भी पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्ति करने की जन्मजात क्षमता होती है। अधिकांश बच्चों में भाषा की उक्त दक्षताएं जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना विद्यालय में आने से पहले रहती हैं। कई बच्चों में आपने देखा होगा। सेकंड है कि भाषा का बच्चों के विचार और अस्मिता से गहरा संबंध होता है, क्योंकि भाषा की प्रभावी समझ और प्रयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा अपने आसपास की संसार से अपने आप को जोड़ते हैं। ठीक, इसके बाद यद्यपि बच्चा अपनी घरेलू भाषा में सीखने की सहजता अनुभव करता है, तथापि वैश्विक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी शिक्षण को भी पर्याप्त स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। फोर्थ है कि भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षाओं तक सीमित नहीं होता,
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही शिक्षा होती हैं। फिफ्थ है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य पढ़ने की नियमित आदत विकसित करना तथा समझ कर पढ़ना है, ताकि बच्चों के ज्ञान निर्माण में भाषा उपयोगी हो सके। ठीक, 5 पॉइंट हो चुके हैं। छठा क्या है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकें तथा पुस्तकालय, क्रमिक साहित्य एवं अन्य पठन सामग्री की उपलब्धता, जिससे बच्चों के लिए समृद्ध वातावरण उपलब्ध हो। तो ये पॉइंट हो गए। अब गणित शिक्षण की बात कर लेते हैं। तो पहला है कि बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं, क्योंकि गणित का नाम सुनते ही अक्सर एक फोबिया अंदर डर जाता है कि भैया सवाल नहीं आने तो नहीं आने, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गणित पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि आनंद आ जाए। गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकें और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाने में सक्षम हो सकें और उन्हें हल कर सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि बच्चे की मूल संरचना को समझें। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व समस्या के समाधान की अनेक युक्तियों अर्थात सामान्यीकरण, परिमाणन, सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना आदि के लिए पद्धति मुहैया कराते हैं। फोर्थ है, गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के वे संसाधन समृद्ध हों जो चिंतन और तर्क में अमूर्त की संकल्पना करने और उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने में, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने में उनकी सहायता करें। उद्देश्यों का यह व्यापक फलक उस प्रासंगिक और अर्थपूर्ण गणित को पढ़ाकर तय किया जा सकता है जो बच्चों के अनुभव में गुत्थी हुई हो। इसके बाद फिफ्थ है कि गणित के दायरे को और विस्तृत करने की ज़रूरत है और इसे दूसरे विषयों से जोड़ने की ज़रूरत है। सिक्स्थ है, बच्चों की अंककीय दक्षताओं का विकास अर्थात उनमें तार्किक चिंतन करने, अमूर्त संरचनाओं को समझने तथा करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास करना हो। सेवन्थ है कि विद्यालय में गणित शिक्षण हेतु गणित कॉर्नर एवं अन्य सामग्री जो बच्चों के लिए समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएं, ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाषा और शिक्षण और गणित शिक्षण आपने समझा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ठीक, तो बाल अधिकारों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब कि जो NCF 2005 है में शिक्षण और आकलन की विधाओं में, मतलब जो शिक्षण और आकलन के मेथड्स हैं उनमें परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं और इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर प्रदेश के हर हिस्से में विचार विमर्श एवं चिंतन किया गया तथा विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों, शैक्षिक अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर मौजूद अन्य संबंधितों से सुझाव लेने के लिए प्रदेश स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया है। विचार मंथन की व्यापक श्रृंखला क्रम में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के विविध आयामों के संबंध में मौजूदा दृष्टिकोण की समीक्षा की गई, जिसके उपरांत प्रदेश ने अपने पुनरीक्षित गुणवत्ता शिक्षा विजन का विकास किया है। इसके बाद बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण, इनको भी पॉइंट्स के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं कि सभी बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं अंतर्निहित क्षमता होती है। सेकंड है कि सीखने एवं अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। ठीक, जो प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। बच्चे अपने आप अनुभव द्वारा स्वयं करके, स्वयं बनाकर, प्रयोग करके एवं पढ़कर सीखते हैं। साथ ही साथ दूसरों से भी विमर्श करके, पूछकर, सुनकर, उस पर चिंतन व मनन करके तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्ति करके भी सीखते हैं। थर्ड है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो गति होती है, प्रकृति होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक, जो लर्निंग रेट होती है ना, वो क्या होती है, अलग होती है। नेचर जो अलग अलग होता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी तरीके से विभिन्न होता है, तो वो सीखेंगे भी अलग अलग गति से। कोई तेज सीखता है तो कोई जल्दी, ऐसा नहीं कि सब समान गति से ही सीख रहे हैं। इसके बाद सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधि के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। सभी बच्चे अपने ज्ञान या अर्थ का निर्माण करते हैं। अर्थ निर्माण ही क्या है, सीखना है। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से व्यस्त एक बालक या बालिका पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद विवाद,
व्यावहारिक प्रयोग व ऐसे चिंतन के द्वारा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करती है। ये सभी गतिविधियाँ बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करती है। ठीक, तो ये बच्चों के प्रति दृष्टिकोण को पॉइंट्स के माध्यम से समझा। इसके बाद है शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जहाँ पे 2005 के प्रमुख सुझावों की विवेचना करिए। तो शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है। इसका प्रमुख उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। इस दस्तावेज में शिक्षा हेतु प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं? यही है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्रों में, जैसे वो प्रश्न पत्र निर्माण हो सकता है, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। थर्ड है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से व्यस्त एक बालक या बालिका पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, व्यवहारिक प्रयोग व ऐसे चिंतन के द्वारा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, करती है। ये सभी गतिविधियां बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करती है। ठीक, तो ये तो पॉइंट्स नहीं, हम लोग ये पढ़ रहे थे जो अभी 2009 लिखा था, तो एक्चुअली वहाँ पे 2005 होगा। तो ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और हैं 3 पॉइंट के बाद, कि शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए और मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकों को समाहित करने की आवश्यकता है। इसके बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे। इसके बाद बाकी 3, फिर उसके बाद 4 और ये 5। ठीक, छठा पॉइंट क्या है इसी संदर्भ में, यह है कि प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वे स्वतंत्र रूप से इस विद्या को स्वयं सीख सकें। इस विद्या से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है। इसके बाद समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ एवं विद्यालय के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री को समाहित किया जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। 9th है कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार किए जाएं। सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और नेक्स्ट है कि 10+2 स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा विषय प्रशिक्षण तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की विषय वस्तु अंतरक्रियात्मक एवं कक्षा में सीखने सिखाने से संदर्भित होनी चाहिए। प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते समय विषय वस्तु को अंतरक्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। 14 है कि टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए, जहां सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सके। 15 है कि प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीक पर शिक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक, तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स देखे। जो प्रश्न ये था कि शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में जो सुझाव दिए जाने थे उनके संदर्भ में। अब कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको तो आपको जरूर याद ही रखना है।
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षक के संदर्भ या शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है। तो शिक्षक, आपको जानना है कि मतलब शिक्षक सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता वरन एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक हो। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षक का बच्चे के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता, प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता, बच्चे के अनुसार शिक्षण गतिविधि आयोजन में दक्षता जिनसे सभी बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध हों, बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। इसके बाद सिंपल है कि भाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो ये समझना होगा आपको, मतलब बच्चों में भाषा जो है समझने एवं अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है और अधिकांश बच्चों में भाषा की जैसे दक्षताएं पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना विद्यालय आने से पहले भी हो जाता है। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा था कि बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, है ना, क्योंकि गणित में कई सारे जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व समस्या के समाधान की अनेक युक्तियों अर्थात सामान्यीकरण, परिमाणन, सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना आदि के लिए पद्धति मुहैया कराते हैं। इसके बाद फिफ्थ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो प्रत्येक बच्चों को सीखने की गति, प्रकृति क्या होती है, जो सीखने की गति होती है, प्रकृति होती है, वो अलग होती है ना, और सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसी के साथ आज का जो लेशन है यहीं पे समाप्त होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने करी है। इसके बाद एक लास्ट लेसन और है जो 2 पार्टों में आएगा, फिर वहाँ से फिर उसके बाद एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होगी, कम से कम 100 के आसपास प्रश्न होंगे। तो उसके बाद जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो एजुकेशन का सेकंड पेपर है जो 50 नंबरों का पूछा जाएगा वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद फिर हम एक नया विषय लेंगे, उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना पढ़िए, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न, बस। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।